स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल अंधेरे का दलदल। कितने दुख की बात है, मखना चिल्लाया जब उसने एक स्पेस मैजिशियन को टावर से गिरे लड़के को बचाते देखा। लड़का लगभग जमीन पर पहुंच चुका था, टावर से गोता लगाने वाले मैजिशियनों के पास उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं था। अगर आसपास जमीन पर कोई मैजिशियन ना होता तो लड़का एक चमकीले लाल कालीन में बदल जाता। तब मखना अपने माता पिता की पीड़ा भरी चीखों का आनंद ले पाता। यह वाकई एक मजेदार रात थी। मखना ने असहायता से अपना सिर हिलाया और चला गया, लेकिन एक जानी पहचानी काली मक्खी धीरे धीरे उसके पास आई। वह अकेला व्यक्ति था जो उसे देख सकता था। मक्खी दूसरों को दिखाई नहीं दे रही थी। मखना की नजर तेज हो गई। उसने तुरंत कुछ 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे देखा और अपना ध्यान उस आदमी पर लगाया जिसने बच्चे को बचाने के लिए अपने स्पेस मैजिक का उपयोग किया था। मखना फिर मुस्कुराया। यह उसकी पिछली मुस्कान की तरह ही नकली और डरावनी थी। मैं जिस चीज को दूर दूर तक खोज रहा था वो मुझे सौभाग्य से मिल गई, मखना ने धीरे से कहा। मखना कैंटन टावर की चोटी से कूद गया और जमीन पर गोता लगाने लगा। वह एक काले चमगादड़ की तरह था जिसने अपने पंख फैला लिए थे और तेज ठंडी हवा में गोता लगा रहा था। एक बार फिर चीखें सुनाई देने लगी। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि लड़के के ठीक बाद कैंटन टावर से कोई और व्यक्ति गिरेगा। हालांकि वह व्यक्ति असहाय होकर नहीं गिर रहा था, वह सीधे उस आदमी पर झपटा जिसने लड़के को बचाया था, एक चमकती हुई काली तलवार की तरह। बच्चे, मुझे यकीन है कि अगली बार तुम रेल की पटरी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करोगे। अगर मैं यहाँ से गुजर नहीं रहा होता तो तुम्हारा मोटा मांस अब तक जमीन पर चिपक चुका होता। आदर्श ने बच्चे को जमीन पर लेटा दिया। बच्चा अपने डर से उबर रहा था, लेकिन शब्द सुनते ही वह तुरंत बेहोश हो गया। आदर्श का उस बच्चे पर अपना समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उसने बच्चे को पास के चौक में एक बेंच पर छोड़ दिया। आदर्श को ऊपर से आती हुई एक ठंडी जानलेवा मंशा का एहसास हुआ। जब उसने महसूस किया कि खतरनाक उपस्थिति तेजी से उसकी ओर आ रही है तो वह चौंक गया। उसने तुरंत उससे दूर जाने के लिए ब्लिंक का इस्तेमाल किया। एक ठंडा खंजर जमीन पर गिरा और चौक में एक छेद कर दिया। इसका ठंडा और आसपास के इलाके में फैल गया। हालांकि आदर्श अटैक से बचने में कामयाब हो गया था, फिर भी उसे लग रहा था कि उसका खून ठंडा हो गया है। क्या हत्यारा वाकई इतना पागल था? उसे मैजिक का इस्तेमाल किए 1 मिनट भी नहीं हुआ था, लेकिन वो आदमी उसके सामने आ गया। उसने ऐसा कैसे किया? आदर्श इस बात से परेशान था। जब उसने काले विंड ब्रेकर में हत्यारे को देखा तो उसका दिल कांप उठा। आदर्श को आखिरकार समझ में आ गया कि नैना इतनी डरी हुई क्यों थी, क्योंकि उसे भी ऐसा ही लग रहा था। मुझे उस महिला के पास ले जाओ और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मखना एक राक्षसी ऑरा बिखेरते हुए आदर्श के सामने खड़ा था। तो तुम हत्यारे हो? आदर्श ने पूछा। मैं मखना हूं, मखना ने अपनी खोखली आंखों में गर्व के भार के साथ घोषणा की। यो नांगू मैजिक एसोसिएशन का क्षेत्र है। क्या तुम सच में यहाँ लड़ाई शुरू करना चाहते हो? आदर्श मुस्कुराया जब उसने देखा कि कुछ मैजिशियन उनके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं उनके बारे में चिंता करूंगा? मुझे खुद को दोहराना पसंद नहीं है। मैं बस तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे कुछ समय बचाने के लिए मुझे उसके पास ले चलो। सच तो यह है कि मैं पहले से ही पता लगा सकता हूँ कि वो कहाँ है। मखना को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उसे आदर्श के साथ इसे साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगर तुम उसके साथ कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। आदर्श का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह हथियारे से टकरा चुका था। जैसे ही वह गंभीर हुआ उसका ऑरा बदल गया। तुम्हारे जैसे मूर्ख हमेशा होते हैं जो जीवन और मृत्यु के सवाल पर गलत चुनाव करते हैं, मखना ने व्यंग किया। मखना ने अपनी चाल चली। ऐसा लग रहा था कि उसके अपने पीछे स्थित शानदार कैंटन टावर की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी थी। नांगू मैजिक एसोसिएशन में बेहद सारे एक्सपर्ट तैनात थे, फिर भी वह उन्हें महज सजावट के सामान के रूप में देख रहा था। वह आदमी अचानक टावर की रंगीन रोशनी के नीचे गायब हो गया। आदर्श यह भी नहीं देख पा रहा था कि वह कहाँ है, मानो वह पूरी तरह से हवा में गायब हो गया हो। आदर्श ने अपने शैडो एलिमेंट से उस आदमी का पता लगाने की कोशिश की, फिर भी उसने 8 अलग अलग प्लेसों पर असामान्य ऊर्जा वेव्स देखी, जिससे वह उस आदमी का पता लगाने में असफल रहा।
एक काली किरण अचानक बर्फीली तलवार की तरह आदर्श पर गिरी। आदर्श ने अपना सिर उठाया और एक जोड़ी काली पुतलियां देखी जिनमें एक जहरीले सांप की तरह एक भयावह चमक थी। घूरने से वह हिलना बंद कर दिया, मानो उसे लकवा मार गया हो। काली बर्फीली तलवार अजीब तरह से करीब आ गई, फिर भी आदर्श हिलने में असमर्थ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह भयानक कर्स सेरबरस की निगाहों से बंधा हुआ था। वह ब्लिंक का उपयोग भी नहीं कर सकता था। आदर्श ने शायद ही कभी शैडो एलिमेंट के किसी एक्सपर्ट के साथ खिलाफ लड़ाई लड़ी हो। शैडो एलिमेंट के मामले में यह आदमी उससे स्पष्ट रूप से बेहतर था। आदर्श ने अपने लाइटनिंग एलिमेंट को जबरदस्ती छोड़ दिया क्योंकि वह इधर उधर जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लाइटनिंग की विशाल किरणें ऊपर उठी और काली तलवार से टकराई इससे पहले कि वे शैडो में छिपी आंखों पर झपटे। क्षतिग्रस्त 12 गुना लाइटनिंग बेहद प्रभावी थी। मखना को उम्मीद नहीं थी कि आदर्श की लाइटनिंग इतनी शक्तिशाली होंगी। जंगली लाइटनिंग के आर्क ने आदर्श को अपने संयम से मुक्त होने की अनुमति दी। हालांकि वह यह देखकर हैरान रह गया कि जब वह थोड़ी दूर चला गया तो उसके नीचे की जमीन गायब हो गई थी। यह एक विशाल काले दलदल में बदल गया था। दलदल से काले हाथ बाहर निकलकर आदर्श के पैरों को पकड़ रहे थे। वे आदर्श को दलदल में घसीटने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड लेवल निक्सिज्म डार्क दलदल। आदर्श ने तुरंत स्पेल को पहचान लिया। हालांकि चिपचिपे और संयमित दलदल से मुक्त होना आसान नहीं था। हत्यारा अपने लक्ष्य को मारने से पहले उसे रोकने में अच्छा था। जैसे ही आदर्श को राक्षसी हाथों ने पकड़ रखा था, एक आकृति धीरे धीरे दलदल से निकली जिसके हाथ में एक भयानक हथियार था। विद्रोही शैडो काट, मखना ने एक निर्दयी हत्यारे की तरह कहा। आदर्श ने जिस बच्चे को बचाया था वह जाग गया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने एक चौंका देने वाला दृश्य देखा। जिस बड़े भाई ने उसकी जान बचाई थी उसकी परछाई अपने आप उठी और एक भयानक मुस्कान के साथ उसकी पीठ पर चढ़ गई। वह बिना कोई आवाज किए बड़े भाई की गर्दन की ओर अपना खंजर बढ़ा रही थी। एक छाया जो बांध सकती थी और वह अपने ही स्वामी को मार रही थी। छोटे लड़के ने कभी इतनी भयानक घटना नहीं देखी थी। जब खंजर ने आदर्श का गला काटा तो बच्चे ने आंखें घुमाई और फिर बेहोश हो गया। आदर्श की अपनी परछाई उसका गला काट रही थी, मानो वह अचानक जीवित हो गई हो। यह डरावना था और इससे बचाव करना असंभव था। मरो, मखना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और आदर्श की छाया को खंजर को और गहरा घोंपने का ऑर्डर दिया। मखना के हाथों इस चाल के कारण बेहद से मैजिशियन मारे गए थे। कोई भी व्यक्ति अपनी शैडो पर नजर नहीं रख सकता, लेकिन उसके नियंत्रण में शैडो के अपने स्वामी को मारने की संभावना लगभग 100% थी। एक काला औरत टिमटिमा उठा। आदर्श जिसका गला कटा हुआ था अचानक एक काले लबादे में बदल गया और दूर चला गया। असली आदर्श एक अलग दिशा में फिर से प्रकट हुआ। उसकी काली आंखें मखना को घूर रही थी। तेज लाइटनिंग चमकती हुई उसके चारों ओर चमक रही थी। मखना चौंक गया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। दिलचस्प, मखना ने कहा। अगर वह अपने लक्ष्य को इतनी आसानी से मरता देखता तो यह काफी उबाऊ होता। युवा मैजिशियन भी एक शैडो मैजिशियन निकला था और शायद वह उसका थोड़ा मनोरंजन कर सकता था। शैडो क्लोन, हाँ, यह ऐसी क्षमता नहीं है जो एक सामान्य शैडो मैजिशियन के पास होंगी, मखना ने कहा। आदर्श ने एक क्लोन पीछे छोड़ दिया था, इसलिए विद्रोही शैडो ने केवल एक क्लोन को मार डाला था। उन्हें 6 एलिमेंटों के बीच टकराव के ने मखना के रक्तपात को भड़का दिया। एक योग्य प्रतिद्वंदी को मारना उसे और अधिक खुशी देगा। लाइटनिंग चाबुक, आदर्श ने अपनी लाइटनिंग को एक लंबे मोटे कौड़े में बदल दिया। उसने उसे मखना की दिशा में मारा। वे अभी भी चौके में थे। चौक चारों ओर बेहद सारे साधारण लोग थे, इसलिए आदर्श ने साइलेंट डेडली रेज और स्काइलेंट लाइटनिंग क्लॉक का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे निर्दोष लोगों की जान को नुकसान पहुंचा सकता था। तुम मुझे कभी नहीं मारोगे, मखना का चेहरा अचानक धुंधला हो गया। मैजिक एसोसिएशन के लोग आखिरकार आ गए। एक मोटी पूंछ वाला आदमी चिल्लाया, यहाँ कौन लड़ रहा है? एक अन्य मैजिशियन ने कहा, लोगों को बाहर निकालो और एक घेरा बनाओ।
काली दलदल का क्षेत्र बेहद बड़ा था। बेहद से लोग उसमें फंस चुके थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे। वे केवल हेल्प के लिए चिल्ला सकते थे क्योंकि उनके शरीर दलदल में धंसते जा रहे थे। जब मैजिक एसोसिएशन के लोगों ने देखा कि कुछ लोग पूरी तरह से दलदल में डूब गए हैं तो उन्होंने तुरंत हेल्प की। दुर्भाग्य से जो मैजिशियन दिखाई दिए वे बेहद मजबूत नहीं थे। उनमें से सबसे मजबूत लेवल एक एडवांस मैजिशियन था। मैजिक एसोसिएशन के सदस्य मकना के लिए महज सजावट थे। वह दलदल में डूब गया और आदर्श से 10 मीटर से भी कम दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। आदर्श ध्यान लगा रहा था। उसे यकीन नहीं था कि असली मखना कौन है। वह आदमी दलदल के अंदर घूमने में सक्षम था और उसकी इंद्रियों को भ्रमित करने के लिए छवियों को उभारने में सक्षम था। एक घातक अटैक करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल द ब्लैक एक्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ऊपर से एक तेज आवाज आई जब एक सफेद कोट पहने एक आदमी हवा में उतरा। उसकी मौजूदगी जबरदस्त थी। उसने उस क्षेत्र की हवा को लगभग खींच लिया जहां आदर्श और मखना लड़ रहे थे और उसे एक शून्य में बदल दिया। जैसे ही दबाव हटा दूर ही तेजी से हवा से उस क्षेत्र को भरने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा तूफान आया। एक सुपर मैजिशियन। आदर्श ने अपनी नजर उठाई और एक सफेद कोट वाले आदमी पर अपनी नजरें टिका दी। मखना अंधेरे दलदल में था और उसे सुपर मैजिशियन की मौजूदगी का भी पता था। तूफान लगातार सिकुड़ता जा रहा था जिससे आदर्श और मखना के लिए जगह सीमित होती जा रही थी। खुद को भाग्यशाली समझो, मखना ने ठाका लगाते हुए हंस दिया। काला दलदल धीरे धीरे गायब हो गया। वैक्यूम तूफान ने अंधेरे को दबा दिया था, लेकिन जब आदर्श वैक्यूम तूफान द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग करके मखना को बाहर निकालने की योजना बना रहा था तो हथियारे की उपस्थिति अचानक गायब हो गई। अंधेरे दलदल ने पूरे चौक को ढक लिया था। वैक्यूम तूफान के बीच मखना बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। सफेद कोट पहने सुपर विंड मैजिशियन ने भी नोटिस किया। उसने तूफान को और कम होने से रोक दिया। आदर्श के पास सुपर स्पेल से बचने का मौका नहीं था। उसने तुरंत सुपर मैजिशियन को बताया कि वह कौन है। सफेद कोट पहने मैजिशियन ने तूफान में प्रवेश किया और धराया। आप आदर्श है जो राष्ट्रीय टीम का खिलाड़ी है। यह मेरा बैच है। दूसरा आदमी एक हत्यारा था। आदर्श ने संक्षेप में सुपर मैजिशियन को बताया कि क्या हुआ था। सुपर मैजिशियन को पता था कि बैच नकली नहीं हो सकता। मैजिक एसोसिएशन के अन्य लोगों ने भी आदर्श को एक काले लवादे में एक आदमी से लड़ने से पहले टावर से गिरे बच्चे को बचाते हुए देखा। हत्यारा मैजिक एसोसिएशन के एक एल्डर को मारने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास आपको विवरण समझाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। मुझे डर है कि एल्डर के पीछे वह जा रहा है, आदर्श ने कहा। यहाँ तक कि एक सुपर मैजिशियन भी मखना को भागने से रोकने में विफल रहा था। इससे यह साफ हो गया था कि क्यों हत्यारा मैजिक एसोसिएशन के सामने आदर्श पर अटैक करने के लिए इतना साहसी था। अगर वे मखना जैसे किसी व्यक्ति को भागने देते तो यह परेशानी का सबब होता। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, सुपर विंड मैजिशियन ने कहा। महेंद्र ने अपने विंड विंग्स को बुलाया और सीधे उस घर की ओर चल पड़ा जिसमें ईशाना आदर्श के साथ छिपी हुई थी। घर के अंदर हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी। नैना इतनी डरी हुई थी कि उसने खिड़कियां खोलने की भी हिम्मत नहीं की। यूनिट में बचे वे लोग थे नैना, चुटकी, ईशाना जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और लिटिल फ्लेम बेले जो चुटकी के बगल में लेटी हुई थी। नैना बेहद असुरक्षित महसूस कर रही थी। मैं कुछ खाना लेने जा रही हूँ, नैना ने कहा। वह रसोई में चली गई। उसके ऊपर एक पुराना प्रकाश बल्ब लटका हुआ था। वह रसोई में दाखिल हुई तो वह थोड़ा हिल गया। इसकी रोशनी से नैना के पैरों के नीचे एक छोटी सी परछाई पड़ रही थी। नैना कुछ साधारण खाना बना रही थी। वह तनाव में थी और डरी हुई थी। फिर भी उसने अपने पैरों के नीचे की छाया को नहीं देखा जो किसी दुष्ट प्रेत की तरह भयानक तरीके से आगे बढ़ रही थी। वह चुपचाप उसकी पीठ पर चढ़ रही थी। लिटिल फ्लेम बेले ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह रसोई की ओर देखने लगी। कराहने के बाद एक दुबली पत्ती आकृति रसोई में फर्श पर गिर पड़ी।
शरीर से ताज़ा खून बहने लगा और अगले कमरे में बहने लगा। चुटकी की आंखें चौड़ी होगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नैना एक एनफोर्सर, एक आम लड़की की तरह इतनी आसानी से मर सकती है। लिटिल फ्लेम बेले ने खतरे को भांपते ही सूर्यास्त अग्नि की लपटें छोड़ दी। लपटें उठकर छत पर फैल गई। धधकती लपटों ने चुटकी के पीछे चल रही छाया और ईशाना के बिस्तर के नीचे से बाहर आ रहे काले पंजे को तुरंत भगा दिया। आग की लपटों ने अंधेरे को दूर भगा दिया था और फिलहाल उन्हें उसके अटैकों से बचा लिया था। चुटकी झुलसती लपटों की गर्मी से घिरी हुई थी, फिर भी वो अभी भी ठंडे पसीने से तरबतर थी। इस दुनिया में सचमुच एक ऐसा हत्यारा था जो बिना कोई आवाज किए हत्या कर सकता था। प्रोटेक्शन पेंडेंट। चुटकी को पता था कि उसकी बहन खतरे में है। वह ईशाना की छाती पर कूद गई और उसने जो ताबीज पहना था उसे मजबूती से पकड़ लिया। वह ताबीज पीली रोशनी से चमक रहा था। एक छत्ते जैसे दिखने वाली दीवार ने उन्हें पूरी तरह से घेर रखा था। इस बीच घर के ऊपर की धातु की चादर की छत से एक जोरदार धमाका हुआ। एक काली कुल्हाड़ी छत को तोड़ती हुई सीधे ईशाना के सिर पर जा लगी। खट खट। काली कुल्हाड़ी पीले छत की बाधा को भेदने में विफल रही। हालांकि घर ढह गया क्योंकि यह प्रभाव को झेल नहीं सका और उसके अंदर चुटकी, लिटिल फ्लेम बेले और ईशाना दिखाई दिए। जब इमारत ढह गई तो चुटकी ने देखा कि बाहर एक भूत खड़ा था जिसके हाथ में काली कुल्हाड़ी थी। यह घर से आधी ऊंचाई का था। इसकी रूपरेखा अस्पष्ट और धुंधली थी। उस इलाके में और भी लोग थे लेकिन वे उस जीव को नहीं देख पाए। उसमें रात में घुलने मिलने की क्षमता थी। शोर से आसपास के लोग जाग गए थे। उन्हें कपड़े पहनने का भी समय नहीं मिला था। वे तुरंत अपने घरों से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे। सौभाग्य से ब्लैक एक्स फैंटम वासल को उनकी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी दोनों हाथों से उठाया और नीचे पटक दी। शक्तिशाली अटैक से चुटकी के छत्ते जैसी बाधा पर एक बड़ी दरार पड़ गई। वह केवल कुछ और ही बार सहन कर सकते थे। लिटिल फ्लेम बेले प्रेत का कुछ नहीं कर सकी। उसकी लपटें उसके सामने बेकार थी। सौभाग्य से चतुर लिटिल फ्लेम बेले ने अचानक एक और फ्लेम छोड़ी जिसने तेजी से उसे घेर लिया। दोनों लपटें आपस में मिल गई और उनके बीच एक पतली सी आकृति दिखाई दी। लिटिल फ्लेम बेले को अपनी शक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए अपने असली रूप में बदलना पड़ा। फ्लेम बेले की निगाहें तेज होगी और उसने एक चांदी जैसी रोशनी उत्सर्जित की। उसकी इच्छा शक्ति एक भयंकर जवार की तरह ब्लैक एक्स फैंटम वासल से टकराई। स्पेस एलिमेंट प्रभावी था। ब्लैक एक्स फैंटम वासल बल से पीछे की ओर गिरी और जमीन पर भारी रूप से गिर गई। हालांकि भले ही वह एक घर पर गिरी थी, घर बिल्कुल ठीक था। फायर एलिमेंटल स्पीड फ्लेम बेले। सड़क पर एक गहरी आवाज बोली। उस आकृति ने काले रंग का लबादा और मुखौटा पहना हुआ था। मंद रोशनी वाली सड़क पर उसका असली रूप देखना असंभव था। अगर उसने पहले बात नहीं की होती तो उसकी उपस्थिति को नोटिस करना मुश्किल होता। मखना को उम्मीद नहीं थी कि ईशाना के पास एक फायर एलिमेंट प्राणी है जो उसकी रक्षा करेगा। सौभाग्य से उसका प्रेत वैसल निराकार था, इसलिए एलिमेंटल मैजिक उसके खिलाफ अप्रभावी था। अन्यथा उसे लिटिल फ्लेम बेले से निपटने में परेशानी हो सकती थी। फ्लेम बेले ने जल्द ही सुनसान सड़क पर अटैक के पीछे के अपराधी को पहचान लिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मखना की दिशा में इशारा किया। उसकी लपटें अचानक उठी और सड़क पर तेजी से कई आग के गोले छोड़े, जिससे सड़क पर झुलसे हुए छेद हो गए। मखना शांत रहा। वह हवा में गायब हो गया था क्योंकि आग के गोले उसकी दिशा में उड़ रहे थे। हमेशा की तरह वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। फ्लेम बेले ने इधर उधर देखने की कोशिश की, फिर भी उसे नहीं पता था कि वह कहाँ गया। इस बीच ब्लैक एक्स फैंटम वैसल अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। फ्लेम बेले को आश्चर्य हुआ कि वह विशालकाय प्राणी भी हवा में गायब हो गया, मानो वे दोनों ही उस जगह से चले गए हों। काली ऊर्जा अभी भी हवा में थी, इसलिए चारों ओर खतरा अभी भी था। फ्लेम बेले जानती थी कि उसका काम चुटकी और ईशाना की देखभाल करना है, इसलिए उसने दूर जाने की हिम्मत नहीं की। वह चुटकी और ईशाना के पास खड़ी थी, अपनी लपटों का इस्तेमाल करके सुरक्षा का घेरा बनाया, किसी भी चीज को उनके करीब नहीं आने दिया। 6 विंग प्रोटेक्शन। आकाश से एक आवाज आई। यह सुपर विंड मैजिशियन महेंद्र थे। उसके सफेद विंड विंग्स चुटकी और ईशाना के ऊपर एक देवदूत के पंखों की तरह लटक रहे थे। अंधेरे के सांप उन पर झपट रहे थे। फ्लेम बेले को अटैकों का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसकी लपटें उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। 6 पंखों वाली सुरक्षा सही समय पर प्रकट हुई थी।
अंधेरे के सांप हर दिशा से अटैक कर रहे थे। भयानक दिखने वाले सांपों ने अपने शरीर को हिलाया, लेकिन 6 पंखों वाली सुरक्षा ने उन्हें सफलतापूर्वक रोक दिया और जल्द ही वे काली धुंध में विलीन हो गए। मैं फिर आऊंगा। मखना की हंसी शहरी गांव में गूंज उठी। आदर्श और महेंद्र ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन यह बिल्कुल पहले जैसा ही था। वे मखना का पता लगाने में असमर्थ थे। वह आदमी बस हवा में गायब हो गया था। ऐसी भयानक ताकत, महेंद्र ने बड़बड़ाया। सुपर मैजिशियन एडवांस मैजिशियन से कहीं ज्यादा समझदार था। फिर भी महेंद्र अभी भी मखना को नहीं समझ पाया। उसके जैसा हत्यारा वाकई भयानक था। अगर वे पर्याप्त रूप से सावधान ना रहे तो सुपर मैजिशियन भी उसके द्वारा मारे जा सकते थे। आदर्श भी असहज महसूस कर रहा था। यह उसका पहला मौका था जब वो ऐसे भयानक और मुश्किल दुश्मन से भिड़ रहा था। आदर्श को लगा कि हत्यारे से लड़ते समय जैसे ही उसने अपनी सुरक्षा कम की, वह मर जाएगा। हालात और भी खराब हो गए क्योंकि वे पूरी तरह से उजागर हो गए थे, जबकि हत्यारा कहीं छिपा हुआ था। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। यह बताना मुश्किल था कि वह कब फिर से अटैक करने वाला था, और यह असंभव था कि वे हर दिन 24 घंटे चौकन्ने रह सके। नैना, जल्दी से उसे देखो, चुटकी ने आग्रह किया। आदर्श रसोई में गया और देखा कि नैना खून से लथपथ पड़ी है। वह अभी भी जीवित है। आदर्श ने नैना की जान बचाने के लिए अपने पवित्र दवा का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। नैना का गला कटा हुआ था, इसलिए उसका खून तेजी से बह रहा था। अगर वह थोड़ा और धीमा होता तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती। शायद मखना ने नहीं सोचा था कि आदर्श और महेंद्र इतनी जल्दी आ जाएंगे। ना ही उसे उम्मीद थी कि ईशाना एक शक्तिशाली फ्लेम मिले द्वारा संरक्षित होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आदर्श के पास पार्थिव मंदिर की पवित्र औषधि थी। इसके बिना नैना निश्चित रूप से मर जाती। मखना ने भी मान लिया था कि नैना मरने वाली है, इसलिए उसे उसकी परवाह नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके लक्ष्य के पास पार्थिव मंदिर की पवित्र औषधि होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ कुछ लेकर नहीं घूमता। इसके अलावा उसका असली लक्ष्य ईशाना थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल शैडो डीमन की हत्या। मैजिक एसोसिएशन के हीलर ने ईशाना की जान बमुश्किल बचाई जब वे उसे कैंटन टावर ले आए। हालांकि यह असंभव था कि वे उसके शरीर के अंदर की काली ऊर्जा को साफ कर सके। नैना की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। वे समय रहते उसके खोए हुए खून की भरपाई करने में सक्षम थे। उनके बिस्तर एक साथ रखे थे। चुटकी और आदर्श आसपास ही रहे, फिर भी वे अभी भी असहज महसूस कर रहे थे। तुम दोनों को थोड़ा आराम करना चाहिए। वे जल्द ही नहीं उठेंगे, लेकिन उनकी जान अब खतरे में नहीं है। मुझे विश्वास है कि हीलर उन्हें ठीक करने में हेल्प करने का कोई रास्ता खोज लेगा। महेंद्र ने आदर्श और चुटकी के कंधे थपथाए और उन्हें इस बारे में ज्यादा चिंता न करने के लिए कहा। आदर्श और चुटकी वाकई थके हुए थे। वे मैजिक सिटी से आए थे और तुरंत ईशाना की ओर चल दिए। उन्हें हत्यारे के खिलाफ हर समय अलर्ट रहना था, क्योंकि वे 2 घायल लोगों को मैजिक एसोसिएशन में ले जा रहे थे ताकि उन्हें वह उपचार मिल सके जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अगले कमरे में जाकर आराम करो। चिंता मत करो, हत्यारा हमारे नांगू मैजिक एसोसिएशन में घुसने का हिम्मत नहीं करेगा, महेंद्र ने घोषणा की। आदर्श और चुटकी अपनी सीमा पर थे। वे आराम करने के लिए अगले कमरे में चले गए। महेंद्र ने अतिरिक्त सुरक्षा एहतियात के तौर पर ईशाना और नैना पर नजर रखने के लिए कुछ मैजिशियनों को नियुक्त किया। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएंगी, आदर्श ने चुटकी को दिलासा दिया। चुटकी अपनी बहन के खतरे में होने के कारण बेहद घबरा गई थी। छोटी लड़की पहले भी किसी भी स्थिति का शांति से सामना करने में सक्षम थी, फिर भी वो असहाय नजर से केवल आदर्श की बाजू पर झुक सकती थी। यहाँ थोड़ा आराम करो। आदर्श ने चुटकी को बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। चुटकी ने आदर्श की बड़ी आंखों से को देखा। आदर्श ने अपना माथा हिलाया और कहा, जल्दी करो और सो जाओ। जब मैं सोती हूँ तो मुझे आसपास किसी आदमी की होने की आदत नहीं है, चुटकी ने उससे कहा। आदर्श असहाय
भाव से कमरे से बाहर निकल गया। वह कांच के गलियारे में टहलने चला गया। उसकी मानसिक शक्ति काफी प्रभावशाली थी। जब तक वह लड़ाई में नहीं था तब तक वह पहले से ही आराम कर रहा था। आदर्श बैठ गया। वह अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाने की योजना बना रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। भाई आदर्श। दूसरी तरफ से राधा की आवाज आई, जिसने आदर्श के विचारों को शांत कर दिया। जब उसने उसकी आवाज सुनी तो उसे फोन में गोता लगाने और दूसरी तरफ मौजूद राधा से बात करने की इच्छा हुई, ताकि वह उस प्यारी लड़की को गले लगा सके और उसे दुलार सके। हालांकि आदर्श के बोलने से पहले राधा ने खुशी से कहा, अंदाजा लगाओ कि अब मैं कहाँ हूँ। आदर्श ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। अगर राधा उससे यह सवाल पूछ रही थी तो इसका मतलब था कि वह कहीं उसके करीब थी। कैसा हो सकता है कि पार्थेन मंदिर ने आखिरकार राधा को कुछ समय की छुट्टी दे दी? क्या वह देश वापस आ रही थी? आदर्श पिछले कुछ समय से चीन में रह रहा था, क्योंकि वह कई तरह के कामों में बिजी था। उसने राधा से वादा किया था कि वह पार्थेन मंदिर जाएगा, लेकिन उसने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया था। उसे थोड़ी दोषी महसूस हो रहा था। लंबी दूरी का रिश्ता निभाना एक बेहद बड़ा संघर्ष था। यह ब्लिंक्स फिल्म में कब महारत हासिल करने वाला था। शायद वह पार्थेन मंदिर में राधा की बेडरूम में अपना खुद का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना सकता था, ताकि जब भी उसे उसकी याद आए तो वह उसके पास टेलीपोर्ट हो सके। जब वो गहरी नींद में होगी तो वह उसके ऊपर चढ़ जाएगा। छोटी फ्लेम बिले, मुझे बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? आदर्श ने कहा। यह सही नहीं है, राधा ने शिकायत की। लिटिल फ्लेम बेले को पता होगा कि राधा कहाँ है, क्योंकि वे एक ही दिल साझा कर रहे थे। हालांकि लिटिल फ्लेम बेले वर्तमान में गहरी नींद में थी। आदर्श राधा के साथ बस मजाक कर रहा था। आप देश वापस आ गई हैं? आदर्श ने पूछा। राधा ने जवाब दिया। जादुई शहर में? आदर्श ने पूछा। गलत। राधा थोड़ी खुश हुई। महाराज, क्या आप कम से कम टोपी तो पहन सकते हैं? अगर कोई हमें पहचान लेगा तो परेशानी होगी। आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपको याद रखना होगा कि आप पार्थेन मंदिर के उम्मीदवार हैं। चाहे आप कहीं भी जाए, हजारों शिष्य आपकी भलाई के बारे में चिंतित है। आपको खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। आदर्श ने राधा से फोन पर बात करते हुए किसी को बात करते हुए सुना। वह व्यक्ति अंग्रेजी में बोल रहा था, इसलिए आदर्श उसे समझ सका। राधा ने आदर्श की से कई बार उस बुद्धिमान महिला का जिक्र किया था जब वे पहले फोन पर बात कर रहे थे। वह कहती रहती कि बुढ़िया कितनी ज्यादा अलर्ट है। वह एक ही सलाह दोहराती रहती। राधा ने बताया कि अगर बुढ़िया इतनी बातें ना करे तो वह एक बेहतरीन देखभाल करने वाली होगी। तो फिर तुम कहाँ हो? मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो? आदर्श ने राधा के पास खड़ी बूढ़ी औरत को नजरअंदाज कर दिया। ऊपर देखो, राधा ने कहा। आदर्श ने अपना सिर उठाया। वह इस समय कैंटन टावर की 17वीं मंजिल पर था। वह अपने ऊपर केवल धुंध से ढका हुआ काला आसमान ही देख सकता था। आदर्श ने थोड़ी देर तक आसमान की ओर देखा और एक लाल बिंदु को चमकते बुझते और धीरे धीरे आसमान में घूमते हुए देखा। यह ग्वांग्स शहर के ऊपर उड़ रहा था। तुम उस एरोप्लेन में हो? आदर्श मुस्कुराया। वह उत्साहित लग रहा था। हाँ, राधा खुश थी। वह आदर्श को एक छोटा सा सरप्राइज देने आई थी। उसे केवल इतना पता था कि आदर्श कैंटन टावर में था, क्योंकि वह लिटिल फ्लेम बेली की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। तो तुमने कौन सी सीट खरीदी है? तुम फोन का उपयोग क्यों कर सकती हो? आदर्श ने पूछा। भाई आदर्श, आप हमेशा अजीब सवाल पूछते हैं। बस एरोप्लेन से नीचे कूद जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आदर्श राधा को देखने के लिए उत्सुक था। वह चमकती लाल रोशनी वाले एरोप्लेन को घूरता रहा। राधा ने जवाब दिया, टाटा इसकी कभी इजाजत नहीं देगी। जब आदर्श और राधा कुछ 1000 मीटर की दूरी पर फोन पर बात कर रहे थे, तब नैना, जो बीमार बिस्तर पर लेटी हुई थी, ने एक हल्की कराह निकाली। प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे व्यक्ति ने आवाज सुनकर कमरे में झांका। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह आवाज किसी मरीज की है। उस आदमी ने अपने बाएं और दाएं ओर देखा। सिगरेट जलाने और सिगरेट पीने के लिए दूर जाने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। केवल एक निषिद्ध मैजिशियन ही बिना किसी को अलर्ट किए भारी सुरक्षा वाले कैंटन टावर में घुसपैठ कर सकता था। उस आदमी ने मान लिया कि उसे जो काम सौंपा गया था वह उसके समय की पूरी तरह से बर्बादी थी। मरीजों को अच्छी तरह आराम मिल सके,
यह सुनिश्चित करने के लिए वार्ड में रोशनी थोड़ी कम कर दी गई थी। नैना एक सफेद बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी गर्दन पर घाव पट्टियों में बंधा हुआ था। जिस नस को काट कर खोला गया था वह दवा और हीलिंग मैजिक के प्रभाव से धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन अचानक नैना के घाव से काला खून बहने लगा। खून ने पट्टियों को दाग दिया और उसमें से कुछ अजीब सा रिसाव होने लगा। घाव से और भी काला खून बहने लगा। लड़की का शरीर कांप रहा था। काले खून से अचानक एक अजीब सी रोशनी निकली। रोशनी ने पास की दीवार पर उसकी परछाई को प्रक्षेपित किया। यह बिस्तर पर लेटी हुई उसकी काली रूपरेखा थी। काली आकृति अचानक उसके पैरों पर खड़ी होगी और अजीब ढंग से चलने लगी। नैना जैसी दिखने वाली छाया ईशाना के बिस्तर पर चुपके से चली गई। वह प्रवेश द्वार की ओर मुंह करके मुस्कुराई, मानो वह उन लोगों पर हंस रही हो जो ईशाना की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। छाया का हाथ ब्लेड में बदल गया और उसने ईशाना की छाती में वार किया। शैडो ब्लेड ने ईशाना के दिल को छेद दिया, लेकिन उस पर कोई घाव नहीं हुआ। फिर भी घातक काली ऊर्जा उसके दिल में घुस रही थी। ईशाना का दिल धीरे धीरे धड़क रहा था, लेकिन अचानक वह जहर वाले फूल की तरह मुरझा गया। आह! आदर्श ने चीख सुनी तो वह घूम गया। उसे एहसास हुआ कि यह आवाज ईशाना के वार्ड से आई थी। आदर्श जल्दी से वार्ड में गया और देखा कि चुटकी उदास चेहरे के साथ जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। आदर्श, मेरी बहन मर गई, वो मर गई है। आदर्श को देखने के बाद चुटकी थोड़ी ठीक हो गई, लेकिन वह मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी। ईशाना को मैजिक एसोसिएशन में लाने के लिए उन्हें बेहद एफर्ट्स करने पड़े। उन्होंने उस पर कड़ी निगरानी रखी थी और आखिरकार उसकी हालत स्थिर हो गई थी। हालांकि कुछ ही समय बाद अचानक उसकी मौत हो गई। महेंद्र ने कहा, उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। बोलते समय उसके चेहरे पर और विश्वास साफ झलक रहा था। ईशाना की मौत कैसे हुई? बूढ़े चिकित्सक ने साफ साफ कहा कि उसकी हालत स्थिर थी। अचानक उसका दिल धड़कना बंद क्यों हो गया? डार्क एनर्जी। आदर्श ने जैसे ही ईशाना की छाती की ओर इशारा किया, उसने कुछ असामान्य महसूस किया। आदर्श ने डार्क एनर्जी के निशान का पीछा किया और पाया कि वह नैना से आई थी, जो अभी भी बेहोश थी। लानत है, आदर्श ने गुस्से में कहा। नैना भी डार्क एनर्जी से भ्रष्ट हो चुकी थी। मखना ने नैना की शैडो को नियंत्रित किया था और ईशाना को मार डाला था। आदर्श ने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। यहाँ तक कि महेंद्र जैसा सुपर मैजिशियन भी शॉक रह गया। हथियारों के हॉल में परिवर्तन संघ के एक एल्डर को मारने की हिम्मत थी, जबकि वह उनके संरक्षण में थी। आदर्श, आदर्श, मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चुटकी की आंखों में आंसू थे। अपने पिता को खोने के बाद वह एक शांत परिपक्व लड़की बन गई थी, लेकिन जब वही त्रासदी फिर से हुई तो उसे लगा कि वह फिर से एक छोटी लड़की बन गई है। वह दर्द में रोते हुए वही शब्द दोहराती रही। आदर्श को तब तकलीफ हुई जब उसने चुटकी का रिएक्शन देखा। उसने उस हत्यारे को मार डालने की कसम खा ली जो मानव जीवन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह उसे अपनी इच्छा अनुसार रौंद सकता था। भाई आदर्श, आदर्श भैया, क्या कुछ हुआ है? राधा की चिंतित आवाज फोन से आई। उसकी आवाज ने कमरे में सन्नाटा फैला दिया, क्योंकि हर कोई ईशाना की मौत से स्तब्ध था। आदर्श कहने वाला था कि वह राधा को उसके उतरने के बाद समझाएगा, लेकिन जैसे ही उसके मन में एक विचार आया, उसने अपने भीतर लाइटनिंग की चमक महसूस की। राधा, राधा, क्या तुम उस व्यक्ति को बचा सकती हो जिसका दिल धड़कना बंद हो गया है? आदर्श ने पूछा। राधा पुनरुत्थान स्पेल का उपयोग करने में असमर्थ थी, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन अभी भी बेहद कमजोर थी। किसी को पुनर्जीवित करने के लिए उसे बेहद बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। उसने लिटिल फिल्मबेले को पुनर्जीवित करते समय अपने दिल की बलि दे दी। अगर वह किसी को फिर से जीवित करना चाहती थी तो उसे शायद अपनी जान भी देनी होगी। आदर्श को यह बात अच्छी तरह पता थी। हालांकि हमेशा से इस बारे में कहावतें रही है कि पार्थिव मंदिर का हीलिंग मैजिक किसी को मृतकों से कैसे बचा सकता है। सुपर लेवल के हीलर के पास भी ईशाना को वापस जीवित करने की कोई उम्मीद नहीं होगी, लेकिन राधा के पास एक मौका हो सकता है, क्योंकि वह पार्थिव मंदिर की एक संत थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, एक प्रकार की बीमारी। देवी, हम क्या कर रहे हैं? अगर हॉल मदर को पता चल गया कि मैंने तुम्हें 4000 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूदने दिया तो वह मेरा कान काटकर मेरे बिस्तर के पास लटका देंगी।
टाटा ने ग्रीक भाषा में कहा जैसे कोई बूढ़ी औरत प्रार्थना कर रही है। जब वह यह कह रही थी तब तक वह आपातकालीन निकास द्वार से एरोप्लेन से बाहर कूद चुकी थी और राधा को अपने साथ घसीट रही थी। उन्होंने बैयून इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतरने के बजाय पहले ही उतरना चुना था। चांदी सफेद पंखों की एक जोड़ी एक सुंदर हंस की तरह हवा में फैली हुई थी। टाटा रात के आकाश में राधा के साथ गोता लगाते हुए कैंटन टावर की ओर बढ़ रही थी। राधा के पैर खराब थे, इसलिए यह काफी जोखिम भरा कदम था। हालांकि ईशाना की हालत को देखते हुए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर वे परंपरा के अनुसार काम करते तो वे कई मौके गंवा देते। आशा करते हैं कि इसमें कोई मैजिक फॉर्मेशन ना हो। भूल जाओ, मुझे इसे तोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। टाटा ने नीचे आ रहे रंग बिरंगे कैंटन टावर को घूरते हुए कहा। वे टावर के टॉप पर उतरे। गार्ड पूरी तरह से अचंभित थे, लेकिन टाटा और राधा के पास खुद को समझाने का समय नहीं था। वे तुरंत लिफ्ट से 17वीं मंजिल पर चले गए। इस दृश्य ने थोड़ा समय बर्बाद कर दिया था। ईशाना की दिल की धड़कन बंद हुए लगभग 6 मिनट बीत चुके थे। यदि किसी व्यक्ति का दिल 10 मिनट के लिए धड़कना बंद हो जाए तो उसे पुनर्जीवित करने में कोई हेल्प नहीं की जा सकती। लिफ्ट तेजी से नीचे उतरी। टाटा अपनी पीठ पर राधा को उठाए वार्ड में चली गई। आदर्श ने जब राधा को देखा तो वह बेहद खुश हुआ। देवी कृपया मेरी घृणित कृत्यों को क्षमा करे, टाटा ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। राधा ने बूढ़ी औरत की बात अनसुनी कर दी। वह ईशाना के ठंडे शरीर के पास बैठ गई। बस इसे स्वीकार करो, मैं नांगू मैजिक एसोसिएशन का तीसरा सबसे अच्छा हीलर हूँ। क्या आपको लगता है अगर उसे बचाने का कोई तरीका होता तो मैं उसे मृत घोषित कर देता? मध्यम आयु वर्ग के हीलर ने उपहास किया। चुप रहो, राधा ने सख्ती से कहा। डॉक्टर के होठ मुड़ गए। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से अपना हाथ ईशाना की छाती पर रखा, जो अब काली ऊर्जा से ढकी हुई थी। एक असामान्य दूधिया रोशनी उभरी। यह एक साधारण हीलिंग स्पेल की चमक थी, लेकिन इसमें एक अलग रंग, एक पवित्र नीला रंग का संकेत था। सब चुप रहे। वे सब राधा को देख रहे थे। राधा शांत थी। उसे निकलने वाला पवित्र प्रकाश और भी तेज होता जा रहा था, मानो वह उसे निगल रहा हो। प्रकाश ने धीरे धीरे अंधकारमय ऊर्जा को दूर भगा दिया। कोमल प्रकाश में ईशाना का मुरझाया हुआ दिल ठीक हो गया। वह कमजोर नाड़ी के साथ जीवन में वापस आ गई। कैसे? महेंद्र ईशाना के दिल की धड़कन को सुन सकता था। यह कैसे संभव है? डॉक्टर की आंखें चौड़ी होगी। उसकी आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर निकल आई। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक हल्का संकेत दिखा रहा था, जो साबित करता था कि ईशाना की नाड़ी वापस आ गई थी। यह इतनी कमजोर थी कि यह किसी मृत व्यक्ति से बमुश्किल ही अलग थी। आमतौर पर इतनी कमजोर नाड़ी वाला व्यक्ति किसी भी क्षण मर सकता है, लेकिन इसका मतलब था कि वह व्यक्ति अभी भी जीवित था। तुम मूर्खों की हिम्मत कैसे हुई हमारे पार्थिव मंदिर के पवित्र मैजिक को कम आंकने की? अरे माफ करना, मैंने क्या कह दिया? टाटा ने आश्चर्य से कहा। राधा ने थके हुए चेहरे के साथ अपना हाथ ईशाना के शरीर से हटा दिया। नर्क के द्वार से गुजरे किसी व्यक्ति को जबरन वापस जीवित करना एक कठिन काम था। राधा की कल्टीवेशन उतनी प्रभावशाली नहीं थी, इसलिए पवित्र मैजिक का उपयोग करने के बाद वह थक गई थी। राधा ने कहा, मैं अभी सिर्फ उसकी नब्ज पर नजर रख सकती हूँ। मैंने हमें बस कुछ समय दिया है। हमें कुछ समय मिला? छुटकी ने उदास चेहरे से कहा। यह एक प्राचीन स्पेल है, डार्क विदर। अगर हम डार्क एनर्जी के सोर्स को बुझा सकते हैं तो यह ईशाना के शरीर के अंदर की डार्क एनर्जी को बाहर निकाल देगा। डार्क एनर्जी के चले जाने के बाद उसका दिल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, राधा ने गंभीरता से कहा। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इतने लंबे समय से हीलर हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि डार्क एनर्जी का कोई सोर्स होता है। ऐसा कुछ सिर्फ कर्स एलिमेंट पर लागू होता है, जहाँ कर्स स्पेल को डालने के बाद व्यक्ति को मारकर उसे निष्प्रभावी किया जा सकता है, डॉक्टर ने कहा। कोई भी प्रतिष्ठित हीलर यह स्वीकार नहीं करेगा कि वे तुच्छ है। राधा ने जो कहा वह बेहद हास्यास्पद था। शांत हो जाओ, कृपया शांत रहे। मुझे लगता है कि उसने जो कहा वह सही है। हत्यारे का डार्क मैजिक बेहद ही असामान्य था। उसके पास डार्क एनर्जी का कोई अनूठा सोर्स होना चाहिए। जो कि एलिमेंटल मैजिक के स्पिरिट ग्रेड सीड्स
और सोल ग्रेड सीड जैसा कुछ हो। उसकी डार्क एनर्जी संक्रामक और खतरनाक है। यह हत्यारों को अपने लक्ष्यों को ट्रैक करने की भी अनुमति देता है। अगर हम डार्क एनर्जी के सोर्स से छुटकारा नहीं पाते तो एल्डर ईशाना अपनी वर्तमान स्थिति से कभी उभर नहीं पाएगी, महेंद्र ने कहा। लेकिन समस्या यह है कि हत्यारा गुआंग्स शहर में कहीं छिपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि गुआंग्स कितना बड़ा है? वह जो चाहता था वह उसे मिल चुका है। उसे ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा होगा। डॉक्टर ने विरोध किया। आदर्श ने डॉक्टर की निराशावादिता को नजरअंदाज कर दिया। उसने राधा से पूछा, अगर हम हत्यारे को ढूंढ ले और सोर्स को नष्ट कर दे तो क्या तुम ईशाना को बचा पाओगी? मैं कर सकती हूँ, लेकिन राधा ने धीरे से अपना हाथ ईशाना के दिल पर फेरा जबकि वह बोल रही थी। उसने कुछ पकड़ा और आदर्श के हाथ पर रख दिया। जब सभी पंखुड़ियां गिर जाएंगी तब वह मर जाएंगी। आदर्श ने देखा कि राधा ने एक डार्क एनर्जी से बना एक फूल पकड़ा हुआ था। फूल आदर्श की हथेली पर अंकित था। इसमें 7 काली पंखुड़ियां थी, लेकिन उनमें से एक पहले से ही बेहद फीकी थी। आदर्श ने फूल की ओर देखा जो ऐसा लग रहा था कि एक ही झटके में गायब हो जाएगा, और उसने घायल चुटकी की ओर देखा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और फूल को छिपा लिया। उसने कहा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। हथियारों का हॉल मखना। किसने सोचा होगा कि संगठन फिर से मुसीबतें खड़ी कर रहा था? टाटा ने बड़बड़ाया। आप हत्यारे को जानते हैं? आदर्श ने आश्चर्य के साथ कहा। टाटा ने कहा, आप जिस हत्यारे की बात कर रहे थे मैं उससे कभी नहीं मिली, लेकिन मैं अतीत में उसकी साथी से मिली थी। उसका नाम म्यू जियांग था। मेरा मानना है कि वह मखना उसके बाद एक नई प्रतिभा है। क्या आप जानते हैं कि हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? राधा ने अचानक पूछा। टाटा ने अपना सिर हिलाया और कहा, हथियारों के हॉल के 4 शिल्पकार अपनी मायावी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि महाद्वीपीय मैजिक एसोसिएशन के पुराने लोगों को भी नहीं पता कि उन्हें कैसे खोजा जाए। मुझे डर है कि युवती को कुछ ऐसा मिल गया है जिसके बारे में उसे नहीं पता होना चाहिए था, अन्यथा वह हथियारों के हॉल द्वारा लक्षित नहीं होती। हालांकि मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। उस आदमी को खोजने की कोशिश में अपना समय बर्बाद न करें। बेहद से लोग एक शिल्पकार को खोजने में सक्षम नहीं है जो छिप गया है। कम से कम मुझे नहीं लगता कि आपके देश में कोई भी व्यक्ति उसे खोज सकता है। आपकी सलाह से क्या फायदा? अगर हम उसकी तलाश नहीं करेंगे तो हम और क्या कर सकते हैं? डॉक्टर ने नाराज होकर कहा। आदर्श ने चुटकी को देखा और चुटकी के कंधे पर अपना हाथ मजबूती से रखा। उसने कहा, चुटकी, अगर तुम वाकई अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद को संभालना होगा। हम में से बाकी लोगों को नहीं पता कि हत्यारे को कैसे ढूंढा जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी असाधारण बुद्धि से उसे ढूंढ पाओगी। क्या तुम्हें कुछ एहसास नहीं हुआ? तुम्हारी बहन ने तुरंत तुम्हारे बारे में सोचा जब उसकी जान खतरे में थी। इसका मतलब है कि उसे तुम पर भरोसा है। उसे लगता है कि तुम उसे इस स्थिति से उभरने में हेल्प कर सकती हो, इसलिए तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। ध्यान लगाओ, किसी भी विवरण को याद करो जो हमें हत्यारे को खोजने में हेल्प कर सकता है। हत्यारे का विश्लेषण करो और उसके अगले कदम का पता लगाओ। उसे खोजो इससे पहले कि ये 7-6 पंखुड़ियां मुरझा जाए। चुटकी ने आदर्श की को खाली चेहरे से देखा। उसकी असंतुलित पुतलियां आदर्श के सख्त और दृश्य चेहरे को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से केंद्रित होने लगी। वह नजर जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा ज्ञान को दर्शाती थी। उसके दिल की गहराई में एक ज्वाला भड़क उठी थी, एक ऐसी आग जो दृढ़ निश्चय के लिए हुई थी। चुटकी ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे। आदर्श की कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से खुद को संभाला। शायद उसे एहसास हुआ कि वह अपनी उम्र की लड़की की तरह रो नहीं सकती, क्योंकि उसकी बहन की जान दांव पर थी। वह नहीं चाहती थी कि अतीत खुद को दोहराए और उसे दिल तोड़ने वाली खबर सुनाई दे। इस बार वह अपनी बहन को बचाने के लिए जो कर सकती थी वो करेगी। बूढ़ी औरत, क्या सचमुच ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम इन शिल्पकारों को ढूंढ सके? चुटकी ने थोड़ी कांपती आवाज में कहा। मैं पार्थिन मंदिर की कसम खाती हूँ, टाटा ने दृढ़ता से कहा। महेंद्र ने कहा, तो हम उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? यदि उनके देश में कोई भी उस शिल्पकार को नहीं ढूंढ पाया तो जो छिप गया था, तो ईशाना मर जाएंगी। ईशाना ने अपना सिर हिलाया। उसने मरते हुए ईशाना की ओर देखा। वो हत्यारे को खोजने के लिए और भी दृढ़ थी, क्योंकि उसने अपनी बहन की कल्पना बर्फीली लाश के रूप में की थी। उसने कहा, अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो हम उसे खुद को दिखाने देंगे। चुटकी की बातें सुनकर टाटा मुस्कुराई।
यह वही था जो वह दूसरों को बताने की कोशिश कर रही थी। दुनिया में कोई भी शिल्पकारों को नहीं ढूंढ सकता जब तक कि वे खुद ना आए। कैसी होटल। एक काले कमरे के अंदर एक मोटा सा छोटा लड़का बाथरूम की तरफ भागा। उसे स्विच ढूंढने में कुछ समय लगा। जल्द ही लाइट ने विशाल बाथरूम को रोशन कर दिया। बच्चे को तुरंत शौच की जरूरत थी, क्योंकि वह 400 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई से गिरा था, इसलिए उसे बार बार पेशाब की इच्छा हो रही थी। उसे हर 10 मिनट में एक बार शौचालय जाना पड़ता था, तब भी जब उसका मूत्राशय पूरी तरह से खाली था। छोटे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मेरी एक बेहद बुरी आदत है? अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। आवाज सुनकर बच्चा घबरा गया। वह चीखने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि उसकी परछाई उसकी पीठ पर चढ़ गई है और अपने हाथ से उसका मुंह ढक लिया। मखना ने धीरे से बाथरूम की खिड़की को एक तरफ धकेल दिया। मैं एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हूँ जिसमें मुझे बेहद दर्द होता है जब कोई व्यक्ति जिसके बारे में मुझे लगता है कि वह मरने वाला है अभी भी जीवित है। इसलिए क्या मैं आपसे फिर से इमारत से कूदने के लिए कह सकता हूँ? यह टावर जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त है, मखना ने जो बड़े जोर से मुस्कुराते हुए कहा। छाया ने धीरे धीरे उस मोटे बच्चे को खिड़की के पास खींच लिया। बच्चा एक भी शब्द नहीं बोल पाया। उसका आधा शरीर पहले से ही खिड़की से बाहर निकला हुआ था। टकराने की आवाज आती है। एक जोरदार धमाके के साथ होटल के सामने पार्किंग की जमीन पर खून बहल गया। कई जोरदार चीख उठी। अब तो बेहद अच्छा लग रहा है, एक आवाज ने टिप्पणी की। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।